ओके, तो आज हम लोग बेसिकली जो थर्ड टाइप का प्रोसेस था, आइसोबारिक प्रोसेस, हमको देखना है। बहुत सिंपल है ये आइसोबारिक प्रोसेस। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में ये देखा था कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज ज़ीरो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उस केस में। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वही एक सिस्टम लेंगे। वी विल टेक अ कंटेनर विथ अ पिस्टन, वी विल सप्लाई हीट टू दिस। हम लोग इसको हीट सप्लाई करने वाले हैं और हीट सप्लाई करने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का। लेट्स से दिस इज फाइनल वॉल्यूम। आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम वी आई, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा। इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और फाइनल टेम्परेचर टी एफ होगा सिस्टम का। तो अगर आप इस प्रोसेस को ग्राफिकली या पीवी डायग्राम से दिखाना चाहते हो तो इट विल बी वेरी सिंपल, क्योंकि पीवी डायग्राम मतलब इंडिकेटर डायग्राम पे हम लोग एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आएगी एक लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। ये इनिशियल स्टेट ए और ये फाइनल स्टेट बी। इस केस में जो लाइन है, जो कर्व है, इसको आप बोलते हो आइसोबार। सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोबार। आइसो मतलब सेम और इक्वल, बार मतलब प्रेशर। So it is a constant pressure process. So let's start writing down notes also. It is a constant pressure process. Constant pressure process. बहुत सिंपल केस है यहाँ पे। फिगर बिलो, let's say figure A, ये figure B, this is A. Figure B shows PV diagram of an isobaric process. Isobaric process. The curve obtained in this case, the curve obtained in this case is called as an isobar, is called as an isobar. बहुत सिंपल है। फिर आपने जो समझा है, बेसिकली हमको करना क्या है यहाँ पे, हम लोगों को व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमको बस वो मेंशन करना है। लेट ओके, लेट्स से consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable frictionless and massless piston. Frictionless and massless piston. राइट, हम इसको हीट सप्लाई करने वाले हैं। तो let us say the amount of heat supplied is Q. Let Q be the amount of heat supplied, और ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड क्या करेगा, ये इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। डेल्टा यू बी द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो फिर इसलिए यहाँ पे डेल्टा पी ज़ीरो होता है सिर्फ। तो डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज नॉट ज़ीरो, वर्क डन इज नॉट ज़ीरो। तो ये पता होना चाहिए। एंड डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन,
to increase the volume, right? Then हमारे पास जो गैस था उसका इनिशियल वॉल्यूम Vi था, तो Vi be the initial volume of the gas, Pi be the initial pressure, similarly Vf and Pf, they are initial volumes and final volumes and final pressures, final volume of the gas, and Pf is final pressure. तो यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। हमने क्या क्या बोला है यहाँ पे? हमने बोला है कि हमारे पास एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम Vi है और इनिशियल टेम्परेचर Ti है। इसको हमने एक कंटेनर में रखा है जिसको हमने एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन के साथ फिट किया हुआ है। अब जब हीट सप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज Q। जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो ये गैस एक्सपांड होगा तो फाइनल वॉल्यूम Vf और प्रेशर Pf हो जाएगा। और इस केस में क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमने पीवी डायग्राम से बताया कि ये जो कर्व ऑब्टेन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज़ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, उसको बोलते हैं आइसोबार, राइट? तो यहाँ तक हमने सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया। अब इस केस में इन दिस प्रोसेस हमको पता है इस प्रोसेस में डेल्टा P 0 होता है, बट डेल्टा U इंक्रीज इन एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, बेसिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, एंड वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमको पता है कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखा है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, what we have learned is amount of heat supplied will be partially used to increase internal energy and partially used to do work, right? Let's say question number 1. But what we know, work done by the gas is given by W is equal to इंटीग्रेशन। अभी ये मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार हो गया कि ये पीडीवी कैसे आता है। इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, पी कांस्टेंट है इस केस में, इसलिए बाहर निकाल सकता हूँ। लास्ट केस में आइसोथर्मल में हम लोग नहीं कर पाए थे ऐसा, इफ़ यू रिमेंबर। आइसोथर्मल में हमने क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई किया था, तो पी जो था वो एनआरटी बाई वी आ गया था, तो वो इंटीग्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे वो मतलब पी में वॉल्यूम का डिपेंडेंस था, पी वॉज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यू कैन जस्ट टेक इट आउट, तो आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटीग्रेशन डी वी का वी आता है इनिशियल से फाइनल वैल्यूज के बीच में, तो ये आएगा पी वी एफ माइनस वी आई, इक्वेशन नंबर 2। Also what we know, change in internal energy is given by, also change in internal energy is given by, how do you write this? Delta U is equal to, आपको मैंने बताया था, this is NCV/dt, NCV delta T, where delta T is change in temperature, NCV final temperature minus initial temperature, equation number 3। अभी आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। Therefore, from equations 1, 2 and 3, what we obtain is Q is equal to delta U, which is N CV T final minus T initial plus P V final minus V initial। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा आ गया था, राइट? क्लियर, यहाँ तक तो हमारा आ गया था। अब आगे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमको देखो, हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो भी Q का इक्वेशन बनेगा उसमें फाइनली
उसमें फाइनली Cp आना चाहिए एंड नॉट Cv। यहाँ पे Cv है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो जो ये पहला टर्म है इसको एज इट इज रखते हैं, प्लस सेकेंड टर्म हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैं पहले लिख देता हूँ। हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT है, राइट? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो PV इज इक्वल टू nRT है ना, तो फिर मैं इस P को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा PVF माइनस PVI। तो ये P प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो PVF माइनस PVI, तो NCV-TF माइनस TI तो एज इट इज रहेगा। PVF आएगा आपका NRTF, क्योंकि P कांस्टेंट है। फाइनल वॉल्यूम अगर मैं VF लिखता हूँ तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट और TF लिखना पड़ेगा, माइनस NRTI, राइट? यहाँ तक तो बहुत इजी है। अब NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, प्लस यहाँ से हम लोग NR कॉमन निकाल सकते हैं। NR कॉमन निकाल लिया तो T फाइनल माइनस T इनिशियल आ गया। फिर हम इन दोनों टर्म में से T फाइनल माइनस T इनिशियल कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको मिलेगा NCV प्लस NR। तो N भी कॉमन निकाल सकते हो आप, सो यू कैन जस्ट वर्क इट आउट, इट इज़ प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है। NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, सो N कॉमन, CV प्लस R, T फाइनल माइनस T इनिशियल। मेयर्स रिलेशन हमको पता है, तो CV प्लस R इज CP, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, सिंस CV प्लस R इज इक्वल टू CP बाय मेयर्स रिलेशन। तो ये आपको मिल गया हीट एडेड टू द सिस्टम at constant pressure, which was doing two things, increasing temperature and volume, मतलब change in internal energy and work done basically. तो I'll quickly go through it. सिंपल सिस्टम था, हमने एक सिलेंडर लिया है, उसमें गैस है, सिलेंडर मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन के साथ है। हम जब हीट सप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मतलब गैस एक्सपैंड होगा, पर कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। तो ये आपको पीवी डायग्राम मिल गया, जो मैंने डायग्राम बी से दिखाया है, राइट? फिर हमने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया कि Q क्या है, डेल्टा U क्या है, W क्या है, क्योंकि यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, डेल्टा U इज इंक्रीज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, W इज वर्क डन एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने वो सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो डेल्टा P जीरो है, लेकिन डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन जीरो नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। फिर डेल्टा U और W दोनों का इक्वेशन बना सकते हैं। वर्क डन आपको पता है, इंटीग्रेशन PdV आता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम। सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन 2 मिल गया। चेंज इन एनर्जी पता है आपको, NCV डेल्टा T, तो इक्वेशन 3 मिल गया आपको। देन यू हैव जस्ट substituted equation 2 and 3 in 1 और simplify करते गए, and you're finally at this equation number 4, which gives you heat supplied in terms of specific heat at constant pressure, NCP TF minus TI, that is the amount of heat supplied. Okay, then next type of process is isochoric process. So isochoric process is a process which takes place at constant volume. तो इस केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इस केस में वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होना मतलब गैस एक्सपांड होना। तो हम यहाँ पे जो केस ले रहे हैं, वापस से हमारे पास वही केस है, दैट वी हैव अ मूवेबल पिस्टन, I mean we have a gas which is enclosed in a container with a movable massless frictionless piston, right? We are supplying heat to the system. यहाँ पे इनिशियल प्रेशर PI, टेम्परेचर TI, फिर हमने हीट सप्लाई किया, लेट अस से Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, फिर फाइनल प्रेशर PF और टेम्परेचर TF। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ।
वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि पी डी वी होता है वर्क डन, याद होगा तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी, या फिर टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। तो जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, वो सिर्फ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा हीट गैस को जा रहा है एंड नो अमाउंट नथिंग इज डन, नो वर्क डन। तो इस केस में अगर आप इंडिकेटर डायग्राम देखोगे, पीवी डायग्राम देखोगे, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर तो बेसिकली चेंज होगा, राइट, प्रेशर विल चेंज बट volume will remain constant. Okay, so it is a line parallel to pressure axis. तो बहुत सिंपल केस है, जो भी हमने समझा है वो लिखना है अब। so a process which takes place which takes place at constant volume, at constant volume is called as isochoric process, is called as isochoric process, right। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर नो वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, इज डन इन दिस प्रोसेस। एंड इसका मतलब ये होता है, अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो भी हीट है इट गोज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। So, but according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या पता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो वो आप टर्म्स को एक्सप्लेन कर दो, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, amount of heat supplied, and you already know delta U is increase in internal energy, increase in internal energy, okay, right। वर्क डन तो वैसे ही जीरो है, राइट, देयरफॉर बट वर्क डन W इज जीरो, देयरफॉर हमने जो फर्स्ट लॉ लिखा था इक्वेशन 1 हमको मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट जितना भी हीट सप्लाई किया है इट विल ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, therefore all the heat supplied is used to increase internal energy of the system, to increase internal energy of the system, okay। और हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया सेकेंड डायग्राम पीवी डायग्राम, दैट इज it indicates this process, so I will just mention it here। this is figure B, this is figure A। so figure B shows PV diagram of an isochoric process। Let Ti be the initial temperature of the gas, उसके बाद Tf था फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस,
Then we have Pi, that is initial pressure of the gas. And we have Pf as final pressure of the gas. Right, तो pretty simple thing. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. Right, we know that हमको पता है कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू बाय डेफिनेशन इज एन सी वी डेल्टा टी, या एन सी वी डी टी भी बोल सकते हो आप. तो एन सी वी डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. राइट, बहुत सिंपल है ये. तो इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम 2 and 3, amount of heat supplied is nothing but NCV delta T, or NCV final temperature minus initial temperature. राइट, तो देखो हमने लास्ट टॉपिक में भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई को CP में लाया था, क्योंकि वो प्रोसेस आइसोबारिक था, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था. यहाँ पे हमने CV में लाया है क्योंकि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इक्वेशन में आना चाहिए. तो इक्वेशन 4 आपको देता है हीट सप्लाइड इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा केस है आइसोकोरिक प्रोसेस का. हमने एक गैस को लिया है, एक कंटेनर में है, उसका पिस्टन जो है वो फिट है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, डेल्टा वी 0 है, वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन नहीं होगा तो आपको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू बचेगा, क्योंकि W 0 हो गया. देन हमको पता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे से स्पेसिफाई कर दिया कि टी आई, टी एफ, पी आई और पी एफ क्या है. दिस आर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. देन हमको पता है बाय डेफिनेशन डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. उसको सिर्फ मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया है और हमको मिल गया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. तो इट इज़ वेरी प्रिसाइज टॉपिक, बहुत ईजी है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस. तो अब हमारा आइसोकोरिक तक हुआ. The next type of process is very interesting process, which is adiabatic process. तो हमने देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको एक लिंक बनाना है कि कितने टाइप के प्रोसेस होंगे, तो आपको याद है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट, ये 4 ही चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग. जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइसोथर्मल, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो आइसोबारिक, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो आइसोकोरिक. अभी एक ही चीज़ रह गई जो कांस्टेंट रख सकते हैं, दैट इज हीट. तो इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट possessed by a gas is constant. मतलब there is no transfer of heat to the system, or मतलब बेसिकली टू एंड फ्रॉम द सिस्टम. ना सिस्टम हीट सप्लाई एनवायरनमेंट को देगा, ना उससे लेगा. सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स. राइट, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एज एडियाबैटिक प्रोसेस. बहुत सिंपल टाइप का प्रोसेस है यहाँ पे. तो ये प्रोसेस कब होता है, या तो आपके पास एक सिस्टम हो जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है. इस केस में सिर्फ एक चेंज है कि जो साइड्स है वॉल इसके कंटेनर के, दिस साइड्स आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. राइट, पर गैस जो है वो एक्सपांड हो रहा है. अगर गैस एक्सपांड हो रहा है विदाउट टेकिंग हीट, तो अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड करेगा. बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए. सो इस केस में हम लोग हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो Q इज 0. राइट, और बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे. अगर सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है, एडियाबैटिकली मतलब विदाउट ट्रांसफरिंग एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग्स, अगर एक्सपांड हो रहा है तो वो एक्सपांड कहाँ से होगा, गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज करके होगा. राइट, तो गैस अपना एनर्जी यूज करेगा और सिस्टम एक्सपांड होगा. राइट, उसको आप बोलते हो उस केस में
आपको पता है जब गैस वर्क डन करता है देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। सो एडियाबैटिक में अगर एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस एंड इट इज नेगेटिव वर्क डन, राइट। तो हम लोग पहले इतना लिख लेते हैं एंड बिफोर वी राइट एनीथिंग आई विल आल्सो ड्रॉ पीवी डायग्राम। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड इट इज़ प्रीटी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। प्रेशर कम होगा अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में जा रहा है। तो आपको वैल्यू से पता ही होगी, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड दिस इज फाइनल प्रेशर हियर। बहुत सिंपल सा केस है, लेट्स राइट डाउन। और एक चीज़ है, अगर कंटेनर के वॉल्स कंडक्टिंग भी है तो एक्सपांशन या कंप्रेशन इतना क्विक होना चाहिए कि गैस को सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज या फिर इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज अ सडन प्रोसेस, ईदर इट इज अ सडन प्रोसेस और it is a process in which heat is, in which the walls of the container are non-conductors of heat। बहुत easy case है ये। So it is a process during which क्या हो रहा था, there is no exchange of heat, there is no transfer or exchange of heat to or from the system, to or from the system, or there is no exchange of heat between system and the surrounding, एक ही बात है, to or from the system, right, which means that is q is not q, basically I would say delta q is equal to 0, but ठीक है, so q is equal to 0, right, for an adiabatic process q is equal to 0, ये पता होना चाहिए। This is diagram B, by the way, diagram A, okay। Figure B shows PV diagram for an adiabatic process। Then I have told you, anyways पहले देख लेते हैं कि adiabatic change के लिए thermodynamics of first law how it will look like, thermodynamics of first law में क्या modification होंगे वो देखते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में या तो चेंजेस रैपिडली होना चाहिए या तो फिर जो सिस्टम के कंटेनर के वॉल्स है दे शुड बी इंसुलेटर्स। सो फॉर एन एडियाबैटिक चेंज the system must have insulating boundaries, मतलब हमारे केस में वॉल्स आ गए यहाँ पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और द चेंज मतलब क्या है यहाँ पे, रैपिड चेंज मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और द चेंज must be rapid so that the gas or the system doesn't exchange heat with the surroundings, all right। So basically in this case, in this process, first law of thermodynamics becomes, first law of thermodynamics जो इक्वेशन था हमारे पास, we are talking about that here, becomes, देखो क्या था कि Q
इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बराबर। तो Q 0 है तो 0 लिखा, देयरफॉर चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये पता है अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है तो क्या होगा। फॉर एन adiabatic expansion, the gas uses its internal energy for expansion of the gas, for expansion, right? In this case the work done by the gas is positive, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि जब गैस वर्क करेगा एक्सपांशन करने के लिए तो वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, and the gas loses its internal energy, and the gas loses क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क डन करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगा, एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, जैसे बोल सकते हो द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ओके। फॉर एन एडियाबैटिक कंप्रेशन, अभी अगर हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब देयर इज वर्क डन ऑन द गैस, अभी देखो इस केस में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। सो इन फॉर एन एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, और बाय कन्वेंशन नेगेटिव बोलते हैं इस वर्क को हम लोग। सो नेगेटिव वर्क for an adiabatic compression, work is done on the gas and hence its internal energy increases, hence its internal energy increases, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता था, राइट। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कब होगा, जब सिस्टम के वॉल्स कंडक्टिंग हो गए, क्योंकि अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जो वर्क हो रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी गैस को मिल रहा है, वो हीट जनरेट करेगा और हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर होना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं यूज कर सकते। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू gamma इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज होगा, दैट कांस्टेंट लेट अस से C, राइट, वेयर gamma you already know, gamma is ratio of specific heats, therefore P initial V initial raised to gamma is equal to P final V final raised to gamma, right, ये पता होना चाहिए आपको। where you already know Pi is what, initial pressure, of the gas, and you know what is PF, is final pressure, and VI is initial volume, and VF is basically final volume, राइट। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसको मैं बोल देता हूँ
कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 लेटर से, क्योंकि मैंने आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया है यहाँ पे। शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोग यहाँ पे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं यूज़ कर सकते, पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज या फिर वर्क डन का इक्वेशन लोग कैसे लिखेंगे। नाउ द वर्क डन इज गिवन बाय द वर्क डन, और इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, हम लोग पहले इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय द चेंज इन internal energy is, you already know, delta U is NCV/dt for n equal to 1। मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस ले रहा हूँ, इसलिए just CV/dt, just CV delta T, okay। So I can just say that the change in internal energy for 1 mole of gas is delta U, that is CV delta T. Also, the work done is given by, अभी हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, वही W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम P dV। लेकिन यहाँ पे आप P को बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से, क्यों? बट व्हाट यू नो, PV रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट, therefore P is equal to constant upon V raised to gamma, so this will go in the integral, because here also प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल, और ये जो सी है ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर तो डी वी अपॉन वी रेज टू गामा बचेगा। मैंने पी की जगह पे सी बाय वी रेज टू गामा सब्स्टिट्यूट किया है, सी कांस्टेंट है तो बाहर, तो ये ऐसा बचेगा। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू सी। अभी आपको वी रेज टू गामा को ऊपर लाके वी रेज टू माइनस गामा करना पड़ेगा, और आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करते आना चाहिए, विच इज़ वेरी सिंपल। वी रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम टू द फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वी आई टू वी एफ। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिख दिया, और वी रेज टू 1 माइनस गामा हो गया इनिशियल से फाइनल। तो अब आप कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो C है उसको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी वी एफ 1 माइनस गामा एंड माइनस सी वी आई रेज टू 1 माइनस गामा, राइट। बट नाउ व्हाट वी नो इज P initial V initial raised to gamma is equal to P final V final raised to gamma, that is constant C. Therefore I can write for C, तो जब मैं ये और ये पार्ट को यूज करता हूँ तो C मुझे मिल जाता है P initial V initial raised to gamma, right, correct। तो you have to substitute this accordingly, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग वहाँ पे, एंड ऑल्सो C इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज टू गामा, ये जाएगा यहाँ पे, तो वर्क डन होगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। C की जगह पे जहाँ पे C वी एफ रेज टू 1 माइनस गामा से मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे पी एफ वी एफ रेज टू गामा सब्स्टिट्यूट करो, वी एफ रेज टू 1 माइनस गामा, और जहाँ पे सी वी इनिशियल रेज टू 1 माइनस गामा से मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो पी आई वी आई रेज टू गामा वी आई रेज टू 1 माइनस गामा। अब इन दोनों टर्म्स में बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो वर्क डन W
work done W is given by 1 upon 1 minus gamma P final V final gamma plus 1 minus gamma minus P initial V initial gamma plus 1 minus gamma आ जाएगा ये, तो 1 upon 1 minus gamma P final और प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल V फाइनल माइनस P इनिशियल एंड V इनिशियल। तो ये आ गया आपका इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। लेट्स से आई डोंट नो इक्वेशन नंबर 3 और 4, आई डोंट नो बेबी, इक्वेशन नंबर 3, राइट? सो दिस इक्वेशन नंबर 3 गिव्स यू वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। पर अभी एक चीज़ और थी, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, राइट? पर ये आइडियल गैस है, बट PV is equal to nRT, therefore P initial V initial is equal to nRT initial and P final V final is equal to nRT final। Equation number 4 from equation 3 and 4 हम लोग equation 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वर्क डन W is 1 upon 1 minus gamma P F V F is nRTF and this is nRTI। therefore work done W is equal to 1 upon 1 minus gamma, or instead I will take nR outside common, T final minus T initial। equation number 5। okay, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 आपको देता है वर्क डन फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, ऑलराइट। सिर्फ ये जो साइंस है यहाँ पे, साइंस मतलब ये जो TF माइनस TI है या TI माइनस TF है, वो डिपेंड करेगा गैस के एक्सपांशन पे या गैस के कंप्रेशन पे। सो इक्वेशन नंबर 3 and 5 gives work done in an adiabatic process। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि TF माइनस TI या फिर TI माइनस TF वर्क डन पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली अगर गैस एक्सपांड हो रहा है या फिर गैस कंप्रेस हो रहा है तो याद रखना एक पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। बाय द वे, सबसे ज़्यादा पहले तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने एक चीज़ ली है डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। वो क्यों आया? क्योंकि Q 0 था, राइट? एनीवेज डोंट वरी, आई रिपीट इट अगेन, थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या? मतलब जिस प्रोसेस में हीट कैन नॉट लीव और एंटर द सिस्टम, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? तो इस प्रोसेस में Q 0 होगा, तो अगर गैस एक्सपांड होगा तो अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होगा। अगर गैस कंप्रेस हो रहा है तो जो वर्क हम लोग कर रहे हैं एक्सपांड करने, उसको कंप्रेस करने के लिए, वो वर्क डन एनर्जी है और एनर्जी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगा। बहुत लॉजिकली सोचो, इट इज वेरी सिंपल थिंग। इफ द गैस इज एक्सपैंडिंग, गैस एक्सपांड हो रहा है, हम हीट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपांड हो रहा है, तो कहाँ से एक्सपांड होगा? इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होगा। हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर कहाँ गया एनर्जी? एनर्जी जो है वो सिस्टम में ले लिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, राइट? तो Q 0 आया, Q 0 आने की वजह से डेल्टा U इक्वल टू माइनस W आया, इक्वेशन 1, राइट? अब क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस नहीं है, इसलिए PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग लिख नहीं सकते, तो इसलिए PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिया है। आइसोथर्मल होता, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता, क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है, तो PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। Then P initial V initial raised to gamma is equal to P final V final raised to gamma equal to C, right? इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको पता है, CV डेल्टा T होता है, pretty simple thing। work done is given by, you know, work done is given by integration PdV from initial value of volume to final volume,
तो हमने सिर्फ पी की जगह पे सी अपॉन वी रेज़ टू गामा सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रेट करते गए, और इस स्टेप पे आने के बाद सी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, पर हमको सी पता है, पी इनिशियल वी इनिशियल रेज़ टू गामा और पी फाइनल वी फाइनल रेज़ टू गामा। तो जब सी फाइनल वॉल्यूम रेज़ टू 1 माइनस गामा वी एफ रेज़ टू 1 माइनस गामा से मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग पी एफ वी एफ लिखेंगे, अदरवाइज हम पी आई वी आई लिखेंगे। वो करते गए, सिंप्लीफाई किया, हमको मिला इक्वेशन नंबर 3, वर्क डन। But because the gas is an ideal gas, so it will follow PV is equal to nRT. So PIVI equal to nRTI, and PFVF is nRTF. ये substitute कर दिया, and then we have simplified, so we get equation number 5. Okay, so अभी लास्ट के 2 टॉपिक आपके थ्योरी के बाकी है. Those are cyclic process and one is free expansion. All right, so we will continue with that in next lecture.